सीधे चलेंगे लोकसभा, जहां कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 26-27 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वें प्रतिवेदन में अंतर्वित्त सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य। मानवर 258। Yes, 258. I know. Please tell your point of order. पॉइंट ये है जी कि इस देश में देश प्रथम है, भारत राष्ट्र प्रथम है और लोकतंत्र इस देश में अभी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये बिल दूसरा है, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूसरा है। नो, इसी जुड़ा। यस, मानव पूरी बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर हैज टू बी ऑन द बिल ओनली एज पर रूल्स। प्लीज Sir, Lord Britas, you Sir, thank you very much, sir. Please listen to me. करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं। इससे मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। सर, अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाएं, ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन
5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो देखिए, लगातार हंगामे के बीच एक बार फिर से सदन को स्थगित किया है। लोकसभा से खबर आ रही है शाम 5 बजे तक कहा गया है स्थगित कार्यवाही फिलहाल रहेगी। और लगातार हंगामा हो रहा था। इसके पहले जब ये बिल पेश किया गया, इस पे चर्चा के लिए इसे स्वीकार किया गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा और तमाम सांसदों से इसमें संशोधन प्रस्ताव या उनके सुझाव मांगे गए, उसके लिए भी समय दिया गया। लेकिन एक बार फिर से जब 2 बजे ये कार्यवाही शुरू हुई तो देख सकते हैं आप कि यहां पर लगातार हंगामा होता रहा और 5 बजे तक सभी दल सहमति बनाए तभी चर्चा होगी, स्पीकर ने कहा है। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए। आनंद, एक बार फिर से सदन को स्थगित कर दिया स्पीकर ने। जी बिल्कुल, जैसे ही 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो तुरंत विपक्ष के सांसद थे वो अपनी जगहों पे खड़े होकर हंगामा लगे करने। इसी बीच में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि छात्रों का मामला, युवाओं का मामला है, ऐसे में इस पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने ये भी कहा कि चूंकि कई सांसदों ने जो विपक्ष के हैं उन्होंने अमेंडमेंट का नोटिस दिया हुआ इस बिल पर, यानी कि वो चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर हिस्सा लेना चाहते हैं ऐसे, लेकिन वो हंगामे के चलते विपक्ष के सांसद इस चर्चा में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के सांसद तब भी नहीं माने, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मैं 3 घंटे का समय देता हूं, यानी कि 2 बज रहे हैं, 5 बजे तक मेरा लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करता हूं। इस 3 घंटे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बात करे, कोई रास्ता निकाले ताकि जो इस बिल पर चर्चा शुरू हो सके, क्योंकि पूरा देश हमको देख रहा है, पूरे छात्र देख रहा है, इस देश का युवा हमको देख रहा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। नजर आप बना रखे, शुक्रिया आनंद आपका। और इसके पहले सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो फिर किरण रिजिजू और ओम बिरला स्पीकर ने क्या कहा, ये सुनते हैं। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं। इससे मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो ये विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाए हैं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई
सर अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। मुस्तफा ने हिजबुल्लाह को पत्र लिखा है, पत्र में लिखा प्रतिशोध के रास्ते पर आगे बढ़ना है, मुजाहिदीनों को ईश्वर विजय दिलाएगा, आस्थावानों की मदद हमारा फर्ज है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, परमाणु बम नहीं चाहते हैं मुस्तफा, परमाणु कार्यक्रम पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, परमाणु मुद्दे से दूर रहना चाहते हैं मुस्तफा। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह खबर। तो वाकई में क्या मुस्तफा परमाणु कार्यक्रम से दूर रहना चाहते हैं? खबर क्या है वो आपको बता रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और परमाणु बम की जगह शांति चाहते हैं मुस्तफा। पिता खामनेई की तरह मुस्तफा परमाणु बम पर अड़ियल नहीं है। ईरानी जनता का मूड भांप कर मुस्तफा ने यह विचार बनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह दावा किया गया है। मुस्तफा की क्या मजबूरी है? युद्ध की वजह से ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, परमाणु कार्यक्रम के लिए पैसा नहीं बचा है, परमाणु कार्यक्रम पर पैसा लगाया तो आगे नुकसान होगा। आंतरिक बदहाली परमाणु बम पर पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं दे रही है। जनता का विरोध भी भारी पड़ सकता है। इन तमाम बातों को देखते हुए ये खबर दी गई है, ये दावा किया गया है कि मुस्तफा अब इस कार्यक्रम से दूरी बनाना चाहते हैं। और ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति, ईरान में अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन संभव है। ईरानी परमाणु केंद्रों पर कमांडो उतारे जा सकते हैं। ईरानी यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से खबर। और अमेरिका का कमांडो ऑपरेशन क्या है, जानकारी आपके सामने। ट्रंप स्पेशल फोर्स ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ईरान के परमाणु केंद्रों पर कमांडो ऑपरेशन संभव है। कई दिनों तक चल सकता है कमांडो ऑपरेशन। और टारगेट पर क्या होगा? तो ईरान का न्यूक्लियर स्टॉक टारगेट पर होगा। मकसद यह है कि एनरिच यूरेनियम को कब्जे में लिया जाए, उसे नष्ट किया जाए। टारगेट पर और क्या हो सकता है? पिकेक्स माउंटेन ये टारगेट रहेगा। फोर्डो परमाणु केंद्र, नतांज परमाणु केंद्र, इस्फहान परमाणु केंद्र और ये तमाम न्यूक्लियर साइट्स अमेरिका के निशाने पर। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कितना संभव लगता है, कितनी बार हम सुन चुके हैं कि अमेरिका ऐसा ऑपरेशन करेगा, क्या वाकई में ऐसा कर सकता है अमेरिका? देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन तो होगा, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन अभी तुरंत ही आप कहें कि नतांज में या दूसरे और न्यूक्लियर साइट पर होगा, उससे पहले मुझे लगता है पहले खर्ग आइलैंड पर ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अभी उसमें कुछ दिन तो नहीं, लेकिन कुछ हफ्ते का वक्त जरूर है और इसके लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि जो हॉर्मुज के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर तो 2 हफ्ते से अमेरिका ने बमबारी की है, लेकिन उसके बाद जितने महत्वपूर्ण ठिकाने को ख़त्म करने के बावजूद भी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से ईरान मिसाइल दाग रहा है या फिर ईरान की ताकत को और कम नहीं किया जा सका है। तो इसीलिए अब वो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक नई रणनीति बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें उसे इजराइल का सहयोग चाहिए, क्योंकि बगैर इजराइल के सहयोग के आप ग्राउंड ऑपरेशन करने जाएंगे तो जिस लेवल की आपको मैसिव बॉम्बिंग चाहिए वो बॉम्बिंग अभी हो नहीं पा रही है। लेकिन मनीष, बात यहां पर यह थी, ग्राउंड ऑपरेशन क्या सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्टेल करने के लिए किया जाएगा? इतना बड़ा रिस्क क्या अमेरिका लेगा ईरान की धरती पर उतरने का? और सिर्फ क्या एनरिच यूरेनियम को कंट्रोल करना, अपने कब्जे में लेना, यही एक लौता मकसद होगा? और इस तरह की कार्रवाई के बाद अमेरिका आगे जमीन पर अपनी कोशिशें बढ़ा सकता है, क्योंकि रजीम चेंज सबसे बड़ा
क्लेम्ड मकसद था अमेरिका का। और अब खबर देखिए रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला, रिहायशी इलाके पर दागी मिसाइल, भीषण विस्फोट से मकान ध्वस्त, ब्लैक सी में हुए हमलों का बदला। रूसी ट्रेन पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला, पेट्रोलियम पदार्थ ले जा रही ट्रेन की पिछली बोगी पर ड्रोन अटैक। तो देखिए कैसे इस ट्रेन को टारगेट किया गया है, पिछली बोगी निशाने पर आई और उसमें हमले के बाद आग लग गई। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है ट्रेन तो चल रही है लेकिन पीछे की बोगी आग की चपेट। और डोनेट्स्क सूमी में रूसी स्ट्राइक, यूक्रेन ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर हमला, रूस ने Su-34 फाइटर जेट से दिया हमले को अंजाम। और द यूक्रेन के क्रीवी री पर हमला, शॉपिंग सेंटर में ड्रोन से हमला, रूसी सेना ने बनाया है निशाना, शॉपिंग सेंटर में चल रहा था सैन्य ठिकाना। और एक बड़ी खबर, काला सागर में कार्गो जहाज रूसी हमले के बाद डूब गया। घटना यूक्रेन के ओडेसा तट के पास हुई। जहाज की पहचान गोल्डन लियो के रूप में की गई है। जहाज 19 जुलाई को रूसी हमले का शिकार हुआ था। 7 दिनों तक क्षतिग्रस्त रहने के बाद आखिरकार ये डूब गया। तो यूक्रेनी जहाज की 7 दिन के बाद जल समाधि, क्या है खबर, विस्तार से आपको बताते हैं। हमला किया गया था रूस की तरफ से और अब ये जहाज डूब गया है। बताया जा रहा है कि गोल्डन लियो नाम के यूक्रेनी जहाज में अनाज लदा हुआ था। जहाज पर रूसी Kh-59 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल जहाज के ऊपरी हिस्से से टकराई, भीषण आग लग गई। जहाज ओडिशा के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह से रवाना हुआ था। यूक्रेनी अफसरों के मुताबिक 9 चालक दल के सदस्यों की मौत हुई है। चालक दल के 8 सदस्यों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। 19 जुलाई को हमला हुआ था। 7 दिन बाद ये क्षतिग्रस्त जहाज डूब गया। रूसी मिसाइल हमले से उसी समय AGN रैग्नर नाम का जहाज भी क्षतिग्रस्त हुआ था और यूक्रेन ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया है। मनीष, एक बात तो बहुत साफ है कि हर तरीके से रूस हमला कर रहा है, चाहे वो उनके समंदर हो या जमीन हो, यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो क्लेम यूक्रेन कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है, ये किस आधार पर है? तब जबकि खुद यूक्रेन ऐसे जहाजों को निशाना बना रहा है। आज ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन ने ईरान के एक शिप को टारगेट किया था। लगभग वही एक काउंटर अटैक यूक्रेन पर रूस भी कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम और आप लगातार ये बात कहते आए हैं कि 2022 से आज तक जो हो रहा है उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इसकी तो धज्जियां ही उड़ रही है। बचा क्या है कि कौन किसकी बात मान रहा है, कौन किसके नियम कानून को फॉलो कर रहा है। युद्ध में जो प्रतिबंधित थे उन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, आज देखिए हॉर्मुज को लेकर उसी पर घमासान मचा हुआ है। और रूस यूक्रेन तो खैर पिछले 5 साल से सैकड़ों हजारों ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात है कि इस अव्यवस्था का परिणाम ये होगा कि सब एक दूसरे से मारकाट करते रहेंगे और ये तब तक होगा जब तक कि या तो नाश ना हो जाए या नहीं तो ये रियलाइजेशन ना हो कि अब इसके आगे बस केवल और केवल संपूर्ण तबाही ही बची है। बिल्कुल कोई रास्ता फिलहाल दिखता नहीं है शांति का, समझौते का, और ये जंग अभी भी जारी है। लगातार रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीओके के कोटली और मीरपुर में आज मतदान की खबर। जी हां, कई पोलिंग स्टेशंस पर बेहद कम भीड़ नजर आई। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JK ने आज मुजफ्फराबाद चलो मार्च का आह्वान किया। बड़ी संख्या में लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की गई। तो देखिए, पीओके में मतदान तो कराया गया लेकिन इस मतदान की पूरी योजना की हवा कैसे निकल गई, कुछ फैक्ट्स आपके सामने हम रख रहे हैं।
कुछ मतदान केंद्रों पर एक भी मतदाता नहीं पहुंचा। दोपहर बाद भी वोटिंग केंद्रों पर भीड़ नहीं, खाली पड़े पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें वायरल हुई हैं। चुनावी प्रक्रिया, मतदान को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। 50 दिनों से पीओके में विरोध प्रदर्शन, झड़प की तस्वीरें और खबरें आती रही हैं। हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। पीओके में पाकिस्तान ने असंतोष और पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष और नाराजगी है। और पीओके में यह नाराजगी क्यों है, तो उसकी कुछ वजहें हम आपको बता रहे हैं। 12 आरक्षित विधानसभा सीटों का विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक सुधार की मांग की जा रही है। महंगाई और बिजली के ऊंचे बिल की वजह से लोग नाराज हैं। स्थानीय संसाधनों पर अधिकार की बात की जा रही है। सरकारी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है लोगों के द्वारा। और इस बीच चुनाव जो कराया गया है वो भी फ्लॉप शो साबित होता दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में 2 राज्यों में आग बेकाबू होती नजर आ रही है। ऑरेगन इडाहो बॉर्डर पर तबाही हुई है। 3 लाख एकड़ में फैले जंगल में आग लग गई है। 23 जुलाई से लगी आग और भी भीषण हो गई। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। तो अमेरिका के ऑरेगन और इडाहो प्रांत में आग तेजी से फैल रही है। दोनों राज्यों के बॉर्डर एरिया में आग की लपटें तेजी से फैल रही हैं। सूखी घास की वजह से आग ने रफ्तार पकड़ी। दोनों राज्यों में इमरजेंसी रिस्पांस टीमों का अभियान भी चल रहा है। सैकड़ों फायर फाइटर्स दिन रात आग बुझाने के ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। वायुसेना की टीमें भी विमानों के जरिए राहत और बचाव के काम में लगी हैं। तो हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। और अब बात फ्रांस की करें तो फ्रांस में सबसे गंभीर वाइल्ड फायर संकट इस वक्त है। फ्रांस के बोर्दो में आग से भीषण तबाही मची है। 2,42,000 एकड़ जंगल खाक है। अब तक 2.5 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बोर्दो में 127 से ज्यादा घर आग से राख हो चुके हैं। बोर्दो शहर से 12 किलोमीटर दूर लपटें पहुंची। और फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग अब बेकाबू होती जा रही है। आग तेजी से फैलने के कारण प्रशासन को बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में करीब 55,000 लोगों को निकाला गया। अब तक पूरे क्षेत्र में करीब 2.5 लाख लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं फायर फाइटर आग बुझाने के अभियान में जुटे हैं। विमानों से लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग की लपटों पर काबू पाने में जुटी हुई। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि आग अब दुनिया भर में अपनी वाइन के लिए मशहूर शहर बोर्दो के बेहद करीब पहुंच गई है। प्रशासन ने शहर के दक्षिण पश्चिम के कई रिहायशी इलाकों को खाली कर दिया है। तेज हवाएं और सूखा मौसम आग बुझाने में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। फ्रांस सरकार का कहना है कि हालात बेहद मुश्किल हैं। बोर्दो से आई इन लेटेस्ट तस्वीरों में तेजी से फैलती आग की लपटें देखी जा सकती। और देखिए स्पेन के क्या हालात है। स्पेन के जंगलों में आग बेकाबू होती जा रही है। राजधानी मैड्रिड के पास ये आग पहुंच गई है। भीषण आग की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। पश्चिमी इलाके के घरों तक ये आग पहुंच चुकी है। स्पेन के में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। स्पेन को लाचार बनाने वाली ये आग बुझने के बजाय और भड़कती जा रही है। तबाही लाने वाली आग की लपटें जंगलों की सीमा से बाहर आ चुकी हैं। इंसानों के आलीशान बस्तियों पर अब आग की वजह से खतरा मंडरा रहा है। चिंता की बात यह है कि आग अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रही है। इस आग में जंगल के लाखों पेड़ जल चुके हैं। जानवर जंगल से बाहर आकर भटक रहे हैं। आग कितनी खतरनाक है तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली खबर भी, अगली तस्वीर भी स्पेन में आग से मचे कोहराम की है। तेज हवाओं के साथ आग की लपटें कई मीटर ऊंची उठ रही हैं और धुएं का विशाल गुबार आसमान में फैलता जा रहा है। कई जगहों पर फायर फाइटर्स आग के सामने दीवार की तरह डटे हैं, लेकिन आग की भयावहता कम होती नजर नहीं आ रही है। स्पेन में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और विदेशों में आग की खबरों के बाद अब देश के अंदर बाढ़ और बारिश की वजह से हो रही तबाही की बात, गुजरात की बात सबसे पहले, गुजरात की तस्वीरें सबसे पहले। गुजरात में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हो रही। कई इलाकों में बेकाबू सैलाब से आफत आई हुई है। ये तस्वीरें पाटन जिले के
संतालपुर इलाके की है। जल भराव के बीच एक ट्रक पलट गया। ड्राइवर ने ट्रक को सैलाब से निकालने की कोशिश की, तभी ट्रक का संतुलन बिगड़ा और ट्रक पलटकर पानी में गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर को भी चोटें आई। गुजरात के कई शहरों से लेकर गांवों तक भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। जल जमाव के बाद हालात इतने खराब हैं, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, सेना के जवान ऑपरेशन चला रहे। मौसम विभाग ने उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और अगली तस्वीर गुजरात के वलसाड की है। पूरे जिले में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ। इन तस्वीरों को देखिए। सैलाब में एक मासूम भी फंस गया। सूचना मिलने के बाद कुछ युवा देखिए कैसे इस बच्चे को रेस्क्यू करने में जुट गए। घर के अंदर से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज था, ऐसे में इन लोगों का संतुलन बिगड़ रहा था, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक रस्सी की मदद से इस बच्चे को सुरक्षित जगह पर पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो गुजरात के वलसाड जिले का है, जहां उमरगाम इलाके के टिम्बी गांव में कई घर बाढ़ में डूब गए। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में तेज बारिश जानलेवा साबित हो रही है। ठाणे के शाहपुर में हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। ये युवक नदी किनारे गया था। तेज बारिश की वजह से नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया, जिसमें नहाने गया युवक फंस गया और तेज धारा उसे बहा ले गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम को दी। पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। नदी के खतरनाक बहाव के बीच बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। और एक बड़ी खबर है, दल बदल कानून पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। दल बदल विरोधी कानून में बहुत दिक्कतें। दल बदल कानून की व्याख्या को दी गई है चुनौती। ऐसे मुद्दे को सदन के अंदर उठाना चाहिए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो दल बदल विरोधी कानून में कई दिक्कतों की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और व्याख्या को चुनौती दी गई थी एक याचिका में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुद्दे सदन के अंदर उठाए जाने चाहिए। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े। पीयूष, विस्तार से बताइए दल बदल को लेकर क्या टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे कई आरोप लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से लगते रहे। बिल्कुल रवि, देखिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मुद्दे पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें 10वीं अनुसूची की जो व्याख्या की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले फैसले में, उसके मद्देनजर ये चुनौती दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है बाकायदे कि जो दल बदल कानून है उससे बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम भी ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं और हम इस पर नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया। जो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, वो पेश हुए और उन्होंने साफ किया कि गोवा वाले मामले पर एक याचिका पहले से लंबित है, लेकिन मैं कुछ और मुद्दा उठाना चाहता हूं। उनका सेंस ये था कि जब किसी को बहुमत मिलता है उसके बावजूद कोई दूसरा जो दल है वो किसी न किसी तरीके से जो सरकार है या सत्ता पक्ष है वो हासिल कर लेता है, तो इन स्थितियों के मद्देनजर दल बदल जो कानून है वो कमजोर है और इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को फिर से करनी चाहिए। यही वजह थी कि इस मामले पर याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अब नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है, जो 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को देना होगा। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए।